हेलो प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स और हम लोग पढ़ रहे हैं अभी भौतिक के गुण एस ब्लॉक एलिमेंट्स के। तो अब देखने वाले हैं आज हीट ऑफ एटमाइजेशन, परमाणुकरण की ऊष्मा क्या है। ठीक है, तो देखो बेटा क्या है परमाणुकरण की ऊष्मा। मान लीजिए कोई ये मेटल है, ये कोई भी क्रिस्टल है, ठीक है, ये क्या है बेटा ये कोई भी है क्रिस्टल ऑफ मेटल, ठीक है, ये मेटल का कोई भी क्रिस्टल है। और अगर हम इसको कोई हीट देते हैं, थोड़ी हम इसको हीट देते हैं, तब ये हीट पा करके अगर अपने परमाणुओं में, छोटे छोटे परमाणुओं में बेटा देखो मान ली टूट जाता है, तो इस दी गई न्यूनतम हीट को ही हम परमाणुकरण की ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, अर्थात किसी क्रिस्टल मेटल को जितनी न्यूनतम ऊर्जा द्वारा या जितनी न्यूनतम हीट द्वारा उसको अपने छोटे छोटे परमाणुओं में तोड़ दिया जाता है, उस हीट को ही हम हीट ऑफ एटमाइजेशन कहते हैं। समझ में आ गई बात, हीट ऑफ एटमाइजेशन क्या है। ठीक है बेटा, परमाणुकरण की ऊष्मा क्या है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर किसी मेटालिक क्रिस्टल, ठीक है बेटा, किसी मेटालिक क्रिस्टल को किसी मेटालिक क्रिस्टल को एक एक परमाणुओं में अलग करने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जितनी न्यूनतम हीट की आवश्यकता होती है, उसे हीट ऑफ एटमाइजेशन कहते हैं बेटा। हीट ऑफ एटमाइजेशन कहते हैं। समझ में हीट ऑफ एटमाइजेशन क्या है। किसी क्रिस्टल मेटल को उसके अपने छोटे छोटे परमाणु में तोड़ने के लिए जितनी न्यूनतम हीट की आवश्यकता होती है, उसको हम हीट ऑफ एटमाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब ये बताओ, किसी भी क्रिस्टल को तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा हीट की कब आवश्यकता होगी, जब इसके जो मेटालिक बॉन्ड होंगे वो बहुत मजबूत होंगे। अगर इसके जो एटम है बेटा वो अगर मजबूती से बंधे हैं तो हीट ऑफ एटमाइजेशन ज़्यादा खर्च होगी, और अगर छीड़ बंधे हुए हैं, कमज़ोर बंधे हुए हैं, तो हीट ऑफ एटमाइजेशन वहाँ पर कम खर्च होगी। ठीक है, तो इसको फिलहाल मिटा करके अभी आपको समझाते हैं, इसको बहुत अच्छे से डिटेल से समझाते हैं हीट ऑफ एटमाइजेशन के बारे में बेटा, है ना। तो देखो जरा, जैसे कि मैंने कल के लेक्चर में कुछ बातें समझाई थी मेटालिक बॉन्ड के बारे में, अभी भी देख लीजिए थोड़ा सा। जैसे कि अगर हम बात करें बेटा, देखो जैसे Mg की बात करें तो Mg प्लस 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके मेटालिक बॉन्ड बनाता है। ठीक है, देखो अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, देखो 2 इलेक्ट्रॉन इसके रहा, दूसरा Mg ये रहा बेटा, ये भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो इसके ये बॉन्ड बनते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये कहलाता है मेटालिक बॉन्ड। क्या कहलाता है? मेटालिक बॉन्ड। क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन से बना है ये, तो ये स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होगा, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड है। ठीक है, अब सोडियम बेटा है, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके यहाँ रखता है, दूसरा सोडियम मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करके यहाँ रखता है, तो ये भी मेटालिक बॉन्ड बना है। ठीक है, ये भी मेटालिक बॉन्ड है बेटा, मेटालिक बॉन्ड। लेकिन ये मेटालिक बॉन्ड है, इसकी कंपेयर में कैसा है? वीक है। कल भी बताई थी ये बात, ये वीक मेटालिक बॉन्ड है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड है। अब जब स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होगा, इसको तोड़ने के लिए, इसके जो मेटालिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें अधिक हीट देनी पड़ेगी, तो इसकी जो है स्ट्रॉन्ग हीट ऑफ एटमाइजेशन एनर्जी की आवश्यकता होगी बेटा, हीट ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है, और यहां पे कैसे काम चल जाएगा बेटा, इसका वीक या लो लिख सकते हो यहां पर, लो हीट ऑफ एटमाइजेशन। कहने का तात्पर्य यह है,
हीट ऑफ एटमाइजेशन किस पर डिपेंड करता है? हीट ऑफ एटमाइजेशन डिपेंड करता है मेटालिक बॉन्ड पर। मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग होंगे तो हीट ऑफ एटमाइजेशन ज़्यादा होगी, और मेटालिक बॉन्ड अगर कमज़ोर होंगे तो हीट ऑफ एटमाइजेशन वहाँ पर कम होगी। तो हम लिख सकते हैं कि जो हीट ऑफ एटमाइजेशन होता है बेटा, हीट ऑफ एटमाइजेशन, हीट ऑफ एटमाइजेशन, हीट ऑफ एटमाइजेशन इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड, मतलब बंध की प्रबलता पर। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड, मतलब मेटालिक बॉन्ड की प्रबलता पर ये डिपेंड करते हैं। ठीक है, और मेटालिक बॉन्ड किस पे डिपेंड करता है बेटा? चार्ज ऑफ कैटायन, मतलब जिस पे ज़्यादा चार्ज होंगे वो स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होगा, जिस पे कम चार्ज होंगे वो वीक होगा। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करता है बेटा? चार्ज ऑफ मेटल आयन। ठीक है, चार्ज ऑफ मेटल आयन। ठीक है बेटा, और देखो बेटा, ये देखेंगे छोटा कौन सा इनमें से? छोटा ये वाला है। ठीक है, तो जो छोटा है ये बेटा कैसा है? साइज में ये छोटा होता है Mg+2, और ये बड़ा होता है। तो जो साइज में छोटा है उसकी मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक मतलब जो बॉन्ड है वो मजबूत है। तो यहाँ लिख सकते हैं 1/साइज, 1/एटॉमिक साइज, 1/एटॉमिक साइज। तो ये चीज़ हीट ऑफ एटमाइजेशन इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखिएगा, जैसे कि हम जानते हैं जो हमारा क्षारीय मेटल होता है वो कौन सा होता है? देखो, जो क्षारीय मेटल होता है वो होता है हलीना के रबकश फरियाद, लीना के रबकश फरियाद। ठीक है, ये हमारे क्षारीय मेटल है बेटा, क्षारीय मेटल, क्षारीय धातु हैं, ये क्षारीय धातु हैं। और ऊपर से नीचे आने पर साइज क्या है इनका? इनका जो एटॉमिक साइज है, इनका जो एटॉमिक साइज है वो कैसा होता है बेटा? ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक साइज बढ़ता है, क्योंकि कोषों की संख्या भी बढ़ती है। ठीक है, बढ़ता है। अब साइज के एंटी प्रोपोर्शनल होता है हीट ऑफ एटमाइजेशन। जब साइज बढ़ता है तो हीट ऑफ एटमाइजेशन डिक्रीज होगा, घटेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो हीट ऑफ एटमाइजेशन होता है बेटा, हीट ऑफ एटमाइजेशन, हीट ऑफ एटमाइजेशन कैसा होता है बेटा? घटता है, हीट ऑफ एटमाइजेशन घटता है। ठीक है, तो सबसे अधिक हीट ऑफ एटमाइजेशन किसका होगा? लिथियम का, और उससे कम, सबसे जो कमजोर होगा वो सीजियम का होगा, इसका होगा। फ्रांसियम के बारे में कुछ कह नहीं सकते क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, इसके लोग हम लोग बात नहीं करते हैं। फिलहाल उसको साथ में लेके चल रहे हैं, लेकिन इसकी स्टडी नहीं करते हैं। हम जो स्टडी करते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम तक। ओके, चलो, ये तो हीट ऑफ एटमाइजेशन एनर्जी की बात हो गई। अब अगला देखते हैं कि आखिर इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। ठीक है बेटा, विद्युत ऋणात्मकता आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है आयनन ऊर्जा। आयन ऊर्जा किसे कहते हैं इस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए आप। आयनन ऊर्जा क्या है ये हम लोगों को अब देखना है बेटा। ठीक है बेटा, अब हम देखने वाले हैं आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा, या इसको हम एंथैल्पी कहते हैं, एंथैल्पी भी कहते हैं, आयनन एंथैल्पी। ठीक है बेटा, आयनन एंथैल्पी, इंग्लिश में कहते हैं इसको आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन है एनर्जी या एंथैल्पी। ये हीट ऑफ एटमाइजेशन पढ़ लिया हमने, एंथैल्पी पढ़ेंगे। ठीक है, हमने आपको एक ट्रिक्स बताई थी, कल बताई थी ना आपको बताया था, यहाँ समझेंगे ट्रिक्स मैंने क्या बताई थी। मैंने बताया था A2D2CG टू द एटॉमिक साइज, ये एटम के साइज पे डिपेंड करता है, एटम के साइज के समानुपाती होते हैं। इस ट्रिक्स में जो चीज़ें आती हैं वो एटम के साइज पे डिपेंड करती है, एटम के साइज के समानुपाती होती है। जो चीज़ें नहीं आती हैं वो एटम की व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है बेटा, देखो आयनिक त्रिज्या बताया था कल, आयनिक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या। ठीक है, और अपचायक गुण, और अपचायक गुण। ठीक है, धात्विक लक्षण या धनविद्युतीय लक्षण, धनविद्युतीय लक्षण, धनविद्युतीय लक्षण। ठीक है, या धात्विक गुण। ठीक है, एंड धात्विक गुण, धात्विक गुण। और सी फॉर क्षारीय गुण बेटा, क्षारीय गुण, इनके ऑक्साइड के क्षारीय गुण होते हैं। ठीक है,
और G फॉर घनत्व, घनत्व। ठीक है, इतनी चीज़ें जो होती हैं वो एटम के साइज पे डिपेंड करती हैं। जैसे जैसा एटम का साइज उठता है वैसे वैसे ये चीज़ों पे असर पड़ता है, वैसे वैसे प्रोपोर्शनली चलती हैं। लेकिन जो इस सूत्र में नहीं है वो एंटी प्रोपोर्शनल चलता है, जैसे हीट ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है, अब जैसे हीट ऑफ एटमाइजेशन की बात करें, हीट ऑफ एटमाइजेशन बेटा, हीट ऑफ एटमाइजेशन अगर इसकी हम बात करें तो 1 अपॉन एटम के साइज की व्युत्क्रमानुपाती होगी बेटा। एटॉमिक साइज, ये एटम के साइज के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्यों होता है? ठीक है, क्यों होता है बेटा ये व्युत्क्रमानुपाती? क्योंकि ये इस सूत्र में नहीं है। ठीक है, ट्रिक समझ में आई। अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी की, आयनन ऊर्जा की। तो जो आयनन ऊर्जा है बेटा ये भी 1 अपॉन एटॉमिक साइज के समानुपाती होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा एटॉमिक साइज। ये भी एटॉमिक साइज के एंटी प्रोपोर्शनल होगा। समझ में आई बात? कहने का मतलब ये है ऊपर से नीचे जब आते हैं, ठीक है, देखो लीना के रब कश फरियाद, इसमें जब ऊपर से नीचे आते हैं तब एटॉमिक साइज क्या होता है? एटॉमिक साइज बढ़ता है बेटा। एटॉमिक साइज क्या होता है? बढ़ता है। और जब एटॉमिक साइज बढ़ता है तो हम कह सकते हैं एटम का साइज बढ़ता है तो ये एंटी प्रोपोर्शनल चलेगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि भैया यहाँ पे जो आयनन ऊर्जा है, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? वो ऊपर से नीचे आने पर घटती है। ठीक है, अब कुछ लोग होंगे जिनके मन में एक प्रश्न आता होगा कि सर्दी आयोनाइजेशन एनर्जी ऊपर से नीचे आने पर घटती है, समझ में आता है, मगर ये तो बताओ कि आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, किसे कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी? ठीक है, तो सुनिए आयनाइजेशन एनर्जी किससे कहते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा, किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हीट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे लिथियम की बात करें बेटा, लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो उसमें सकते हैं 1s2 2s1। ठीक है, तो अगर इसके बॉक्स बनाकर देखें, मतलब कक्षा बनाकर देखें, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें कितना है बेटा? इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है इससे। और 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा हमें खर्च करनी पड़ती है उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है, जैसे लिथियम है, ठीक है, लिथियम का गैसीय एटम है और इसको हम लिथियम प्लस बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या काम करना होगा? हमारे लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ ऊर्जा खर्च करनी होगी। तो जो भी ऊर्जा यहाँ पे हम खर्च करते हैं उसको हम बोलते हैं IE1, क्योंकि प्रथम आयनाइजेशन एनर्जी है, IE1 कहते हैं बेटा। ठीक है, समझ में आ रही बात? उसको हम कहते हैं IE1। ठीक है, तो हमें यहाँ एनर्जी देनी पड़ती है, जो एनर्जी देनी पड़ती है उसको बोलते हैं IE1। ठीक है, और यहाँ पर जो एनर्जी होती है इसकी वो होती है 5.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी देते हैं तब ये Li+ में चेंज होता है, तो उसको बोलते हैं प्रथम आयनन ऊर्जा। ठीक है, अर्थात किसी गैसीय परमाणु को आयन में चेंज करने के लिए, किसी गैसीय परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा हमें देनी पड़ती है उस गैसीय आयन को, उसको ही बोलते हैं आयनन ऊर्जा। अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है पहली बार में तो उसको आयन ऊर्जा कहेंगे, और जब 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है फिर से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो उसको हम द्वितीय आयनन ऊर्जा के रूप में जानते हैं। ठीक है बेटा, जैसे कि यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर ये क्या है? 2s1 है, और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे देखो 1s2 2s1। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो इसके पास ऐसे कक्षक है, देखो बेटा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, और इसमें देखा जाए तो यहाँ 2 रह जाते हैं, यहाँ पे बेटा 2 हो जाते हैं, और 1 जो है वो रिमूव हो जाता है, मतलब ये स्थायी कक्षक बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? ये थोड़ा सा स्थायी हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर देखो, अगर बेटा मान लीजिए ये कहलाता है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, अब Li+ है, ठीक है, गैस स्टेट में है और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये देखो, ये
अब ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इनसे ये 1 इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत कठिन हो जाएगा और वो कहलाएगा, अगर हीट इसको हम देंगे निकालने के लिए, वो कहलाएगा आपका IE2, ठीक है, जो कि बहुत बहुत अधिक होती है। जो IE2 का मान जो होता है वो होता है 75.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो प्रथम आयनन ऊर्जा कितनी थी, 4.40 वोल्ट, 5.40 वोल्ट बेटा, और यहाँ है 75.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी ज़्यादा ऊर्जा हमें खर्च करनी होती है, तो ये कहलाता है Li+++, ठीक है। अब ये कहलाएगा आपका सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, द्वितीय आयन ऊर्जा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो क्षारीय मेटल होते हैं उनका आयनाइजेशन एनर्जी जो है ऊपर से नीचे आने पर घटती है, ठीक है। लेकिन इनकी जो अगर द्वितीय आयन ऊर्जा होती है वो बहुत अधिक होती है, ठीक है। बात समझ में आ रही है बेटा, और समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर अगर प्रत्येक एटम की बात की जाए तो कुल मिलाकर प्रथम आयन ऊर्जा जो होती है बहुत कम होती है और द्वितीय आयन ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इतना नोट कर दीजिए, फिर मैं आपको आयन ऊर्जा की परिभाषा लिखवाता हूँ, उसके बाद में ये बात लिखवाता हूँ जो मैंने समझाई है आपको। तो नोट करो फटाफट बेटा, क्योंकि बोर्ड साफ करना है मुझे। हम कह सकते हैं किसी गैसीय परमाणु से, ठीक है, किसी गैसीय परमाणु, किसी गैसीय एटम से, किसी गैसीय एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है बेटा, आवश्यकता होती है, उसे हीट, उससे क्या कहते हैं, उसे आयनन ऊर्जा कहते हैं बेटा, उसे आयनन ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। अगर हम किसी परमाणु से पहली बार में एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसको प्रथम आयन ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो बेटा देखेंगे क्षारीय धातु की प्रथम आयन ऊर्जा का मान, क्षारीय धातुओं की प्रथम आयन ऊर्जा का मान, प्रथम आयनन ऊर्जा का मान निम्न होता है, मतलब निच्च होता है या कम होता है, निम्न होता है, क्योंकि क्यों होता है बेटा, क्योंकि इनके बाह्य कोश में, क्योंकि इनके बाह्य कोश में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, ओनली एक इलेक्ट्रॉन होता है, जिसे आसानी से निकाला जा सकता है, जिसे आसानी से निकाला जा सकता है, ठीक है बेटा। जबकि अगर क्षारीय धातु की हम द्वितीय आयन ऊर्जा की बात करें तो बहुत अधिक होती है, क्यों, ठीक है बेटा, समझ में आ रही बात, ठीक है। तुम जहाँ ले सकते हो, जबकि क्षारीय धातु की द्वितीय आयन ऊर्जा का मान बहुत अधिक होता है, ठीक है। ये तो थी आयन ऊर्जा के बारे में थोड़ी सी कहानी। अब देखते हैं हम लोग धन विद्युतीय लक्षण क्या होते हैं। क्या देखते हैं बेटा, धन विद्युतीय लक्षण, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर, ठीक है। धन विद्युतीय लक्षण 10th क्लास में पढ़े थे आपको, आप यार धन विद्युतीय लक्षण क्या होते हैं। तो धन विद्युतीय लक्षण क्या होता है बेटा समझो, चलो इसको मिटा देते हैं, फिर समझाते हैं आपको धन विद्युतीय लक्षण के बारे में कि धन विद्युतीय लक्षण क्या होता है। बात करते हैं धन विद्युतीय लक्षण की, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर, ठीक है। धन विद्युतीय लक्षण
धनविधि लक्षण क्या होते हैं बेटा? किसी गैसीय परमाणु को आयन बनाने के लिए, जो किसी गैसीय परमाणु का धनायन बनने का जो गुण होता है, उसको ही हम क्या कहते हैं? धनविधि लक्षण कहते हैं। ठीक है बेटा। तो किसी परमाणु के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर जो धनायन बनाने का गुण होता है, उसको हम कहते हैं धनविधि लक्षण। ठीक है, लिख सकते हैं किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन त्याग कर, ठीक, किसी परमाणु के द्वारा या किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण ही धनविधि लक्षण कहलाता है बेटा। धनविधि लक्षण कहलाता है, लक्षण कहलाता है। और एक बात हम जानते हैं, क्षारीय धातु होती है वो तेजी से इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं। ठीक है, क्योंकि कम ऊर्जा में इलेक्ट्रॉन त्याग देती हैं। अभी हमने पढ़ा है ना, क्षारीय धातुएं कम ऊर्जा में ही आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देती हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग देती हैं। अर्थात क्षारीय धातुओं का धनविधि लक्षण अधिक होता है। समझ में आया बेटा बात? क्यों होता है धनविधि लक्षण अधिक? क्योंकि तेजी से इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखती है और कम ऊर्जा में, थोड़ी सी ऊर्जा तो और इलेक्ट्रॉन त्याग देती है ना। अब भैया इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण तो धनविधि लक्षण है, तो इन धातुओं के धनविधि लक्षण बहुत उच्च होते हैं। ठीक है, तो अगर हम ऊपर से नीचे आने की बात करें, ठीक है, तो बेटा लीना के रबकश फरियाद, ऊपर से नीचे के आने की बात करें तो क्या होता है, यहाँ पर जो एटम का साइज होता है बेटा, ठीक है, साइज ऑफ एटम है वो कैसा है? ऊपर से नीचे आने पर बेटा बढ़ता है। ठीक है, साइज ऑफ एटम बढ़ता है। आयनन ऊर्जा क्या होती है बेटा? आयन ऊर्जा घटती है। ठीक है, या समझो साइज ऑफ एटम बढ़ता है, जिसके कारण इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा आसान हो जाता है। मतलब आयनन ऊर्जा जो है वो बढ़ती है, वो आयन ऊर्जा घटती है। ठीक है, कहने मतलब ये है बेटा, ऊपर से नीचे आते हैं तब इनका जो धनविधि लक्षण है वो बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि ट्रिक्स में देखो A2D2Cg टू द एटॉमिक साइज। ठीक है, एटॉमिक साइज। अब देखो यहाँ पर A2, अब D2 है, D2 का मतलब क्या है? धनविधि लक्षण। और धनविधि लक्षण जो होता है हमारा, धनविधि लक्षण जो है वो एटम के साइज के समानुपाती होता है। और ऊपर से नीचे आने पर एटम का साइज बढ़ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो धनविधि लक्षण होता है, ऊपर से नीचे आने पर जो धनविधि लक्षण जो होता है बेटा, धनविधि लक्षण भी बढ़ता है। समझ में आया? ठीक है, अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा, इसके बात करेंगे कल को हम लोग। ठीक है, और मैं आपको बताऊं बेटा, बोर होने की कोई बात नहीं है, बोर मत हो, इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ लो। क्योंकि बेटा जो ना कंपटीशन एग्जाम होती है, नीट वगैरह जो अच्छे एग्जाम होते हैं, उनमें ऐसी ही चीज़ पूछी जाती है जिसको लोग छोड़ दिया करते हैं। क्लासों में ये पढ़ाते नहीं है, मतलब छोड़ देते हैं टॉपिक को ज़्यादा, तो लोग क्लास में स्टडी नहीं कराते हैं चीज़ों के बारे में। लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अच्छे से इन चीज़ों को पढ़ लो, और मेरे पढ़ाने के बाद किताब से भी एक बार देख लिया करो, तो मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बेटा, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय बेटा।